इन्वेस्टमेंट टोटल में होगा ये तय होगा इसके बेसिस पे। कैसे? मैंने अगर एफडी लिया तो मुझे एक पैसा डालना पड़ेगा, मैंने अगर पेंशन प्लान लिया उससे बहुत ज्यादा डालना पड़ेगा, मैंने अगर म्यूचुअल फंड लिया थोड़ा सा कम डालना पड़ेगा, मैंने रेंटल लिया और कम डालना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स। क्यों? अल्टीमेटली इसके रिस्क तो आप ही को बियर करने हैं ना। अब वंस आपने ये मिक्स फाइनल कर लिया, ये मिक्स आपने फाइनल कर लिया, तो देयर आर टू स्ट्रेटेजीज, याद रखिएगा इस बात को। इसके ऊपर देन आपको दो स्ट्रेटेजीज मिलती हैं, और वो दोनों स्ट्रेटेजीज को आपको मिक्स करना है। वो दो स्ट्रेटेजीज क्या है? नंबर वन स्ट्रेटेजी आपके पास कॉर्पस एट द एज ऑफ 60, ठीक है। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है आपकी? क्रिएट इनकम। मैं आपको एक बात बता रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से इस पे, जो डिस्कशन अभी चल रहा है इससे कुछ लोगों का जीवन बदल जाएगा। आपको इस तरीके का डिस्कशन नॉर्मली नहीं मिलने वाला है। हम लोग भी यूट्यूब स्पेस देखते हैं, मैं इंडिया में एडवाइजर्स को जानता हूं, मैं एफपीएसबी इंडिया, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके लिए सीएफपीज जो हैं उनके लिए मैं ट्रेनिंग कर चुका हूं। मैंने 200 से ज्यादा सीएफपी मैंने बनाए हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं फ्रेंड्स, ये स्लाइड जो डिस्कस कर रहा हूं इतना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका जीवन बदल सकता है। क्या फर्क है? फर्क ये है, जैसे ही मैं इस वाले ऑप्शन पे जाता हूं कॉर्पस एट 60, इट बिकम्स इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। और अगर मैं इनकम को क्रिएट करना शुरू कर दूं आज से, तो 5 से 7 साल में पॉसिबल है, और ये 20 साल में भी पॉसिबल नहीं दिखता। दोनों में ये फर्क है। यहां पे किसी को कोई डाउट है तो, या कुछ भी डिस्कस करना हो, यहां कर सकते हैं। फिर मैं एक्सेल पे जाता हूं, प्रिंसिपली आपको समझ में आ जाए, फिर मैं एक्सेल पे इसको साबित करता हूं। आपके पास एक स्ट्रैटेजी है कि आप 60 पे जाके सोचेंगे कि मेरे को कौन कौन सी इनकम लेनी है, कहां कहां से लेनी है। और दूसरी स्ट्रैटेजी आपके पास है, आप इमीडिएटली चेक करिए, अगले 1 डेढ़ 2 महीने 3 महीने के अंदर डिसाइड कर लीजिए अपनी स्ट्रैटेजी, और उससे आगे बढ़िए। कोई डाउट यहां पे? कैसे होगा, कैसे होगा पे तो आता हूं अभी। कोई डाउट है तो बताइए। आप लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। आज तो ठंड कम है पहले से, तो आप ही का सेशन है, मेरा सेशन नहीं है ये। सो हम आगे बढ़ते हैं। ये उसी का एक व्यू है कि आप जितने साल की जॉब है उसी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये इनकम आप लेंगे। सो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के साथ। सो स्कीम्स की जब मैं बात कर रहा हूं, तो हम लोग इसको देख लेते हैं अपने कैलकुलेटर पे। इंडिया के जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं एक साथ। मैंने कल रात में एक वीडियो बनाया था सेशन के बाद यूट्यूब पे के लिए, सो वो लाइव है, आप लोग देख पाएंगे उस चीज को। सो जस्ट अ सेकेंड। कोर्स को कोर्स की तरह चलने दीजिए सर। दिलीप जी, आप हैंड रेस कर लीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे मुझे दिखेगा ही नहीं आप कहाँ पे हैं।
जी दिलीप जी, अनम्यूट कर लीजिए। एक क्वेश्चन था मेरे लिए कि मैं 21 से लेकर के 50 की एज तक मैंने सर्विस किया, और जी मेरी सर्विस 50 की एज में चली गई। उसके बाद से मैंने ट्राई किया काफ़ी, तो मेरे को सुटेबल जॉब नहीं मिला, और मैं 50 से ले करके अभी मेरा 57 एज है। ठीक है। तो अभी मेरे पास कोई अभी अर्निंग का सोर्सेज नहीं है। बस मेरे पास मकान है और उससे रेंटल आता है। और मेरे दो डॉटर हैं। एक डॉटर की मैरिज हमने पिछले साल कर दिया, और दूसरी डॉटर मेरी अभी हायर एजुकेशन में भी है, और अभी सर्विस भी कर रही है। तो अभी मैं और हमने अभी पैसे हमारे पास हैं, जो हमने शादी में भी हमने यूज कर लिया, और कुछ पैसे हैं जो दूसरी डॉटर की शादी के लिए है। बाकी हमने एफडी में हमने उसको रखा है। अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि अभी मैं क्या करूँ। और आप 57 एज। आप देखिएगा, अभी सेशन में हम लोग ऑल्टरनेट इनकम कैसे, क्या 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 ऑप्शंस हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आप देखिएगा उसको, अगर उसमें आंसर ना मिले तो आप फिर क्वेश्चन आंसर में पूछिएगा। ठीक ठीक है। ओके, थैंक यू। सो ये कैलकुलेटर जो है ये क्या दिखाता है, ये आपकी एज है मान लेते हैं, जो भी 50,000 मेरे खर्चे हैं। करंट एज मैंने ले लिया है यहाँ पे 40 की। अब अगर आप चलें 60 की एज पे आप रिटायरमेंट लेंगे, और मान लेते हैं 4 करोड़ रुपए के साथ रिटायरमेंट में ले लूंगा। सो 4 करोड़ अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, 7% इन्फ्लेशन है, एफडी रेट है यहाँ पे 7% का, और एक्सपेंसेस इन फर्स्ट ईयर ऑफ रिटायरमेंट। इस बात को ध्यान में रखिए सभी लोग, कि आपके जो रिटायरमेंट के बाद के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हर साल के अलग अलग हैं। तो ये पहले साल के एक्सपेंसेस हैं। सो यहाँ पे हम इसको ऐसे देखें। सो जस्ट मैं इसको बड़ा करता हूँ। ये विजिबल है, ये दिख रहा है? बड़ा करूं? ठीक। सो यहाँ पे आप अगर देखें, मेरे लगातार एक्सपेंसेस है, ये एनुअल है, ये मंथली एक्सपेंसेस है। कुछ चीजें यहाँ पे लिख लीजिए सभी लोग अपने स्टेप वाइज स्टेप। सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए 4 करोड़ रुपए का हमने एफडी कर दिया, तो लोग नॉर्मली डिसीजन कैसे लेते हैं और कहाँ पे फेल होते हैं। 28 लाख रुपए की सालाना इनकम आएगी और आपकी रिक्वायरमेंट है 23,21,000 रुपए। तो रिटायरमेंट संभव है या नहीं? तो फर्स्ट जब ये कोई सुनता है तो उसके मन में आता है कि यस, मैं रिटायरमेंट ले सकता हूं, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है साल की 23 लाख और मुझे 28 लाख रुपए मिले। लेकिन इसका सिचुएशन अल्टीमेटली क्या बदलता है, यहाँ पे आप देखिए 21% की सेविंग है, और उसके बाद आप अगर नोटिस करें तो महज 5-6 साल के अंदर चौथे साल में नेगेटिव होना शुरू हो गया। सो दो नुकसान हमारे साथ में आते हैं। एक नुकसान होता है कि ये पैसा अपने आप में कम हो रहा है महंगाई के साथ, और ये जो मेरा मंथली एक्सपेंडिचर है ये भी नहीं चल पा रहा। मैं पूरी जिंदगी अपनी कैसे चलाने वाला हूं, क्योंकि मुझे खर्चे के लिए पैसा चाहिए। जैसे लोगों ने प्लान किया, लोग क्या बोलते हैं, मैंने पेंशन प्लान ले लिया। आपको पेंशन प्लान नहीं चाहिए, आपको एसडब्ल्यूपी नहीं चाहिए, आपको एफडी का इंटरेस्ट नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको सम्मानजनक पैसे चाहिए, जो आपको एक बेहतर जो लाइफ आप जी रहे हैं वो पैसे मिले। तो मेरा पैरामीटर क्या होगा? मेरा पैरामीटर ये, राइट। अब अगर आप देखें, आपके मन में क्या आएगा, चलो यहां से मैं एडिशनल विड्रॉल ले लेता हूँ, 4 करोड़ है, भाई हमें क्या लगता है, चलो मेरा इंटरेस्ट से नहीं चल पा रहा, चलो मैं कैपिटल से निकाल लूंगा। उसको भी देख लेंगे हम म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी कैपिटल है हमारे पास। अब एमआईएस है, सीनियर सिटीजन हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई यूट्यूब पे, आप उसको देख लीजिएगा डिटेल में। मैं सारी वो सभी चीजों को एफडी में ही ले लेता हूँ फिलहाल। यहाँ पेंशन प्लान की बात करूं, पेंशन प्लान में आप ध्यान रखिए, आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। जो कैपिटल अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया वो कैपिटल अमाउंट आप निकाल नहीं सकते।
सो आपने अगर ज्यादा जो बेस्ट पेंशन है वो लिया, तो इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलेगा। सो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलेगा, लास्ट में कोई कैपिटल नहीं बचेगी। सो इस कंडीशन में अगर देखिए तो वहां पे जो स्थिति थी यही यहां पे भी है। 5वें साल में -4%, 15वें साल में -44%। मतलब आपको घर चलाने के लिए 50,000 अगर आज चाहिए तो 25,000 रुपए मिल रहे हैं, तो क्या घर चला पाएंगे? सो ये अपने आप में आपके सामने है पेंशन प्लान का हश्र। और पेंशन प्लान में अगर आपने कम पेंशन ली है कि नॉमिनी के लिए मिलेगा, तो वो पैसा भी आप अपने जीवन काल में निकाल नहीं सकते, इसको जरूर अपने पास में दर्ज कर लीजिए। और किसी भी बैंक में चले जाइए, स्टेट बैंक हो, आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी हो, सारी बैंक इस वक्त पेंशन प्लान ही बेच रही है इंडिया में। सो इससे सतर्क रहिएगा। देन म्यूचुअल फंड की बारी आती है। तो म्यूचुअल फंड में आपने क्या किया, आपने कॉर्पस इन्वेस्ट कर दिया। कॉर्पस हमने 4 करोड़ का लगाया, जितनी इनकम की जरूरत थी मैंने ले ली। ठीक, मैं लगातार इनकम लेता जा रहा हूं। अब सिचुएशन क्या है मेरे सामने, ये मेरा पैसा 18 साल में खत्म हो जाता है। जो 4 करोड़ जैसी रकम है वो खत्म हो जाती है 18 साल। हमें थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा तो ये 20 साल, 22 साल, 25 साल। सो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। देन अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करूं, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर आप देखें, सेम पैसा मैंने लगा दिया कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर, मुझे एक इनकम आएगी, रेंटल इनकम। सो यहाँ पे हम फ्लैट या रेसिडेंशियल हाउस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका रिटर्न बहुत कम होता है। अब रेंटल इनकम में हर 3 साल में मुझे रेंट बढ़ के मिलेगा, हर 3 साल में। ठीक, जब हर 3 साल में बढ़ रहा है, 15% का रेंट बढ़ेगा, और हर 10th ईयर में हमारा जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से मुझे रेंट मिलना शुरू होगा। तो ऐसी कंडीशन में इसका रेंट बढ़ता जाएगा और मेरे खर्चे मीट कर सकता है। बट एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पूरा पैसा एक ही जगह लगा होगा। दूसरा, मिडिल क्लास के तौर पे हम शायद एक मुश्त पैसा ये 4 करोड़ का ना लगा पाए एक जगह पे, क्योंकि रिस्क बहुत बढ़ जाता है। म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी है अपने आप में, इसके अंदर में लिक्विडिटी नहीं होती है। सो ये अपने आप में एक एसेट क्लास अलग हो गया। देन जिनके पास पैसा कम है, काफी कम पैसा है, जो कुछ करना चाहते हैं, सेल्स एक्सपीरियंस है जिनके पास, वो फ्रेंचाइजी बिजनेस ओपन कर सकते हैं, छोटी छोटी फ्रेंचाइजीज मिलती है। सो वैल्यू ऑफ एसेट आपने जो भी डाला यहाँ पे, देन इसकी इनकम अगर देखें तो लगातार इसमें बिजनेस के साथ में अगर आप बिजनेस अच्छा कर रहे हैं तो ग्रोथ रहती है। सो बेसिकली आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव कर जाते हैं। और इसमें एक और चीज जुड़ती है, जो आपका प्रोफेशन से रिलेटेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। आप जो भी काम करते हैं उससे रिलेटेड आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चुना, तो उसके जरिए भी आप इस चीज को कर सकते हैं। How value of asset is increasing? Which asset? कमर्शियल या किसकी? इसकी वैल्यू ऑफ एसेट इज विल बी इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इनकम। ये सवाल कितने लोगों को नहीं पता, इसका आंसर कितने लोगों को चाहिए इसमें, फ्रेंचाइजी वाला? देखिए कुछ लोग देख भी रहे हैं कि नहीं। याद रखिए, जब भी आप बिजनेस करते हैं या कोई भी इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इनकी वैल्यू होती है इनकम के लेवल से। जैसे जैसे इसकी इनकम बढ़ेगी और इन एफडी का इंटरेस्ट रेट जो होगा उसके हिसाब से इसका वैल्यू निकलती है। इसको एनपीवी बोला जाता है। एनपीवी इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। मैं कितना रुपया बैंक में रख दूं, बैंक में कितना रुपया रख दिया जाए कि जिससे मुझे इतने रुपए की इनकम आ जाए। हर साल का कैलकुलेशन अलग अलग होगा। इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है। नीड टू नो अबाउट फ्रेंचाइजी अभी डिस्कस करूंगा। टेंशन मत लीजिए, ये सब डिस्कशन हम लोग करेंगे। ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट की या इनकम के जो ऑप्शंस इंडिया में हैं, इनमें से आपको अपने लिए चुनना पड़ेगा।
और इसके बेसिस पे हम लोग चलते हैं एक कैलकुलेशन पे। वो कैलकुलेशन ये है जो कल हम लोगों ने, मैंने आपको एक्सेल भिजवाया है उससे रिलेटेड। सो मैं यहाँ पे वापस इसको 40 कर देता हूँ। सो हमने सारे कैलकुलेशन इस पे 40 पे किए। 60 की एज है रिटायरमेंट की, 20 साल का अगर टेन्योर है रिटायरमेंट के लिए। सो हमारे सामने स्थिति क्या है, 50,000 रुपए का खर्चा है और मुझे उस वक्त चाहिए होंगे 1,93,000। सो फिक्स डिपॉजिट से पैसा चाहिए होगा इनको 8 करोड़ रुपया। म्यूचुअल फंड, सो पेंशन प्लान को मैं नहीं ले रहा, पेंशन प्लान पे हम लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं है। म्यूचुअल फंड पे जाता हूं तो 6 करोड़ 10 लाख रुपया। सो इसी को अगर आप एनपीएस से ले लें म्यूचुअल फंड को तो भी चलेगा। म्यूचुअल फंड और एनपीएस एक ही कर लीजिए तो भी इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। देन कमर्शियल रेंटल है तो 7.28 करोड़ उस टाइम पे। उस टाइम पे हमने क्या बोला था, दो चीजें हमने, दो बातें डिस्कस करी थी, मैं आपको वापस से दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देख लीजिए इसको। हमने दो चीजें डिस्कस करी थी, एक कॉर्पस और दूसरा हमने क्रिएट इनकम। 60 की उम्र में कॉर्पस बना लें, 60 की उम्र तक क्रिएट इनकम। 60 की उम्र तक कॉर्पस बना के क्या होगा, आई नीड आंसर्स। बिल्कुल लॉस भी पॉसिबल है फ्रेंचाइजी में। देखते हैं उसको, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। सो उसको दूसरे वाले एक्सेल को देखता हूं अगर भेज पाएंगे तो। जी, हम कॉर्पस बना के क्या करने वाले हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। कॉर्पस बना के हम बेसिकली क्या करेंगे, कॉर्पस बना के हम अल्टीमेटली यू विल क्रिएट इनकम। आप इनकम ही तो बनाओगे 60 की उम्र में, लास्टली आप इनकम बनाओगे इस कॉर्पस को क्रिएट करके। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या बोलती है, इस इनकम को जो आपको बनाना है वो आप अगर पहले बना लें, कोई डिफरेंस होगा दोनों में, दोनों इनकम बनाने में और 60 पे कॉर्पस, इसको आपने इनकम के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक, एक स्ट्रैटेजी। दूसरी स्ट्रैटेजी आपने की क्रिएटिंग इनकम इमीडिएटली। दोनों में क्या फर्क है, अगर आपकी ये 40 है और 60 पे रिटायरमेंट है तो, अगर आपकी ये 40 है 60 पे रिटायरमेंट है तो, 50 है 60 पे रिटायरमेंट है तो, 55 भी है तो भी क्या फर्क पड़ेगा। आई नीड आंसर्स, कोई अगर इसमें डिस्कस करना चाहे तो। देखिए पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मैं कितना बताऊंगा। इसको मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, अपने पिताजी का एग्जांपल देता हूं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आपके घर छोटे हो रहे हैं, आपकी सेविंग बढ़ रही है, आपके पास पैसा बढ़ रहा है अमाउंट में, आपके घर छोटे होते जा रहे हैं। सो पिताजी ने क्या किया, बहुत पुरानी बात है बचपन की, उस वक्त एक घर खरीदने के लिए हम लोग गए, मैं और पापा दोनों लोग गए थे, मैं प्राइमरी सेक्शन में था उस वक्त। सो उस वक्त हम लोग जब वहां पे पहुंचे तो पापा ने कहा कि मैं 2-3 साल बाद आऊंगा और पैसे लेके आऊंगा और बड़ा घर खरीदेंगे, ये घर पसंद नहीं आया और जो पसंद आ रहा है वो पैसे अभी हमारे पास नहीं है। सो नॉर्मल मिडिल क्लास में ये होता है। हम लोग 2 साल बाद पापा वापस गए और उसके बाद बोले कि जो पैसा पहले लग रहा था बड़ा वाला तो और महंगा हो गया, और छोटा वाला जो था अब वो भी महंगा हो गया। मुझे अभी भी याद है, उन्होंने 5,000 स्क्वायर फीट का देखा था उस वक्त और बोले अब 5,000 छोड़ो, 2,000 वाला नहीं मिल रहा। ये सिचुएशन क्यों हुई, ये सिचुएशन क्यों हुई। एज अ मिडिल क्लास फैमिली बहुत जिम्मेदारी से इस बात को बोल रहा हूं, बुरा लगे
तो आई एम सॉरी, लेकिन ये बात हार्श फैक्ट है। हम जिन चीजों को अच्छा मानते हैं दुनिया के लिए वो अच्छा है ही नहीं। प्रॉब्लम वहां पे है। हम मानते हैं कि बड़ा घर लेंगे, एफडी में पैसा रख करके मैं बड़ा घर के पैसे से जोड़ूंगा। कैसे पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल भी नहीं। कारण क्या है? वो घर पहले से बड़ा है, उस पर कंपाउंडिंग लग रही है, वो और महंगा हो जाएगा। और मैं एफडी से जोड़ रहा हूं कि पैसा इकट्ठा कर लूं, बड़ा कर लूं, पीएफ से पैसा बड़ा कर लूं, पीपीएफ से पैसा, पापा ने पीपीएफ यूज किया था, पीपीएफ में हमारे पास सेविंग थी, पीपीएफ का पैसा लेके गए थे, 7% ही तो था। उस वक्त का अगर आप देखेंगे तो उस वक्त का भी इन्फ्लेशन जितना ही गिरता था पीपीएफ, पीपीएफ कभी भी आपको ज्यादा नहीं दिया। प्रॉब्लम क्या है? इनकम के एसेट्स, दे ग्रो मच मोर एट मच मोर रेट देन आपके जो हम लोग नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे। बेसिक डिफरेंस इज दिस, बेसिक डिफरेंस इज दिस। ये बात मन में बैठा दीजिए एकदम। अगर कोई इनकम का एसेट है तो इट विल बी ग्रोइंग एट सेफर रेट ऑफ 12 to 18%। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, 12 to 18% से वो बढ़ रहा होगा अगर अच्छा एसेट होगा तो। और जबकि हम रिस्क लेकर के एफडी करेंगे और पीपीएफ पीएफ करेंगे तो हमारा काम नहीं होने वाला। जब मैं म्यूचुअल फंड में जाता हूं, देयर इज अ वॉलेटिलिटी। क्या करूंगा इसका? ध्यान रखिए इस बात को कि वेन एवर यू आर गोइंग टू डिस्कस, आपको सारे इन्वेस्टमेंट्स की बारीकियां पता होनी चाहिए। सो फाइनेंशियल प्लानिंग भी हमको पढ़ने की जरूरत है और सारे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानने की जरूरत है। क्यों कोई भी अमीर लोग म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट नहीं करते? आप मुझे बताओ, मुकेश अंबानी जी का पैसा म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं होता? कभी सोचा है इस बात को? अडानी म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों नहीं लगाते? वो जिन चीजों में पैसा लगाते हैं हम लास्टली जाके उसको खरीदते हैं। हैव यू एवर नोटिस दिस? यही सबसे बड़ा कारण है। सो इफ यू क्रिएट इनकम फर्स्ट, आपका रिटायरमेंट पॉसिबल है। ये महंगी चीज को पकड़ने जा रहे हो। आप फाइटर प्लेन से कोई चीज जा रही हो और हम सोच रहे हैं उसको बैलगाड़ी से पकड़ ले, वो कभी नहीं होने वाली है। इसको ध्यान में रखिएगा, राइट? सो एक्सेल पे चलते हैं हम लोग। इसी के लिए प्रॉब्लम कहां पे क्या है वो समझिएगा। बहुत सारी चीजें एक छोटे से एक्सेल फॉर्मेट में मैं बता रहा हूं, तो इसको ध्यान में रखिए आप। पहली चीज, प्रॉब्लम कॉर्पस नहीं है फ्रेंड्स। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है, देखिए, ये पैसा मेरे जीवन काल में खत्म हो जाएंगे, ये पैसा अगली पीढ़ी को जा सकता है। अब प्रॉब्लम दूसरी क्या है? यहां पे मैंने लिखा टुडेज वैल्यू 1 करोड़, यहां पे उस वक्त की वैल्यू 7 करोड़। ठीक है, इस पे मैं बाद में आऊंगा। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला दीजिएगा कि टुडेज वैल्यू 1 करोड़ क्यों थी, ठीक, क्यों लिया है हमने। अब यहां पे आप चेक करिए, फिक्स डिपॉजिट के लिए अगर आपकी ये 40 है और 50,000 का खर्चा है, 1,81,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट है। फिक्स डिपॉजिट के कॉर्पस के लिए 1,81,000 रुपए महीना, म्यूचुअल फंड के लिए 88,000 रुपया महीना, और कमर्शियल के लिए उस वक्त अगर करते हैं तो 1,06,000 रुपया महीना। और आज से शुरू करते हैं किसी भी फॉर्मेट में आप 15,000 रुपया महीना। आपके लिए कौन सी चीज पॉसिबल है? इसको 2 मिनट देखिए, अपनी अपनी स्थितियां देखिए। कैलकुलेटर आपके पास में है, आपने अपने एज के हिसाब से किया होगा। अब 2 मिनट उसको दीजिए एंड यू कैलकुलेटेड कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसे क्या होनी चाहिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सीधे प्रोडक्ट्स के ऊपर। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम कैसे आप बनाते हो? कोई रेडीमेड प्रोडक्ट नहीं मिलता मार्केट में। कैसे आप ऑल्टरनेट इनकम बनाते हैं, हम उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपनी अपनी एक्सेल शीट पे इसको चेक करिए। आप किसी एडवाइजर को बुला के भी डिस्कस करेंगे तो इतना डिस्कशन वो कर नहीं सकता।
कोई डाउट यहाँ पे? फिर मैं पीपीटी पे चलूं। हाँ जी मैनेजर साहब क्या हाल है? यार मतलब रोटी बना क्या? क्या कर रोटी खा के मैंने मन तुम मना कर दी, मैं रहने दो तो खिचड़ी बना लो। नहीं तो जरूरत ही नहीं है, तो मुझे भूख लगी आज, हम तो खा गए। कमर्शियल का बड़ा सिंपल होता है सर, जो इनकम चाहिए उसको 7% से मल्टीप्लाई 7% से डिवाइड कर दीजिए। एनुअल इनकम को 7 से डिवाइड कर दीजिए, आपको आ जाए 7% से। चल रहा है तेरे आई पहले का अभी तक नहीं आया नोटिफिकेशन पेमेंट का। अभी उस पे आऊंगा। अभी इस सवाल पे मत आइए कि कैसे इन्वेस्ट होता है क्या होता है। पहले देखिए, एक एक करके पहले समझ लीजिए आपके लिए क्या चीजें जरूरी है क्या चीजें नहीं है। कमर्शियल हर किसी के लिए नहीं हो सकता। आपकी अगर न्यूक्लियर फैमिली है, बिल्कुल छोटी फैमिली है, परिवार में एक ही दो लोग हैं, बेटियां हैं, सब बच्चे बाहर रहते हैं, तो आपके लिए नहीं हो सकता। मैं नहीं दे रहा भाई, क्या बात है? ऐसा नहीं है कि हर एक इन्वेस्टमेंट हर किसी के लिए हो सकता हो। क्या बताऊं, पूछ ले। इसीलिए प्लानिंग पहले। कोई भी चीज अच्छी बुरी थोड़ी हो सकती है। ठंडा तो हो रहा भाई, हीटर नहीं चलाया अभी प्लानिंग का महत्व क्लैरिटी हो फिर भी रही है कि नहीं मुझे नहीं पता। तार कहाँ लगा? प्लानिंग पहले या इन्वेस्टमेंट पहले? तो ऑन कर दिया यहाँ से, वहां से भी। अरे लगा ले यार, फिर कौन सा तार है? बोर्ड निकाल देना उसका। किसका है वो? नहीं तो सोच रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा। वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तब देखिएगा। आगे बढ़े इससे, हम लोग क्लैरिटी आ गई हो तो। क्या कर रहा सुमित भाई, क्या कर रहा तू? मुझसे पूछ रहा था कुछ। तेरे को नोटिफिकेशन नहीं आया? नहीं आया अभी तक। अशोक कार साहब, आपने स्मॉल कैप का जिक्र किया। स्मॉल कैप से क्या एसडब्ल्यूपी ले सकते हैं? तेरा नेट वेट सब आप मुझे एक बात बताइए, स्मॉल कैप देंगे तो हु इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी एज एन इंडस्ट्री? म्यूचुअल फंड। क्यों नहीं ऐड देते कि एसडब्ल्यूपी कर दीजिए सारे बुजुर्ग लोग? तो वो गलती से नहीं दे सकते सर। ये आजकल जितने मशरूम की तरह उगे हुए हैं ना फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, यही लोग बोल सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल आदमी कभी नहीं बोलेगा। नहीं आज तक नहीं चलाऊं, लेकिन एक्टिवेट नहीं है अभी। मैं आपको अभी म्यूचुअल फंड के टाइम पे इसको बताऊंगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सो बढ़िया है। मैं पीपीटी में आगे बढ़ता हूँ। सो इट्स अबाउट मी, माई सेल्फ विप्लव मजुमदार। मैं 200 से ज्यादा सीएफपीज मैंने बनाए हैं, 15,000 से ज्यादा लोगों को सर्व किया है। ट्रेनिंग में मैं आपसे इतना बोल सकता हूँ, वॉट एवर द सिचुएशन इज, मैं उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। दिस इज माई सीएफपी रजिस्ट्रेशन, देन एफपीएसबी इंडिया का। सो दिस इज रिलेटेड विद एफपीएसबी, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड का है ये। सो देन IIM बैंगलोर, मैं डिजिटल मार्केटिंग खुद करने गया बिकॉज मुझे लगातार लग रहा था कि ये काम भी मुझे खुद ही करना पड़ेगा। सो IIM बैंगलोर से किया मैंने इसको। सो हमारा स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन दिल्ली से, स्टैंड अप इंडिया का। एंड प्लेटफॉर्म इज वेरी सिंपल, आपको अपना एडवाइजर खुद बनना पड़ेगा। जितनी चीजें आप डिस्कस कर रहे हैं, अगर कोई एडवाइजर आपसे इतना डिस्कस नहीं कर सकता, हाउ कैन ही बी योर एडवाइजर? तो आपको ही करनी पड़ेंगी ये चीजें। एंड प्लान योर वर्ल्ड में वी बिलीव कि आप अपने एडवाइजर बन सकते हैं। वो सारा इंटरेस्ट आपको है, क्योंकि दूसरे किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है आपकी लाइफ में। नॉलेज की कमी है, वो हम लोग आपको दे सकते हैं पूरी तरह से अलग अलग। सो कोई भी इन्वेस्टमेंट अच्छा या बुरा नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट आपको चुनने की जरूरत पड़ती है। एंड मैंने हर लेवल के जो लोग हैं सोसाइटी में, सबके लिए काम किया। एंड सबके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है दैट इज रिटायरमेंट। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। और ये आसान नहीं है। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, हम लोग वे आउट निकालते हैं, बट क्या वो आसान है? बिल्कुल भी नहीं। आपकी लाइफ में अगले 30-40 साल का जो जवाब है, क्या आपके पास है? खट्टा होगा पूरा, मिल करके रास्ता ही निकालना पड़ेगा। सो वी अचीव द रिजल्ट्स फॉर पीपल एंड दिस इज माय पर्सनल मिशन कि आपके रिटायरमेंट के बाद आपके पास पैसे होने चाहिए और सभी के पास होने चाहिए। एंड कहां से उठाया ये एज एन एक्सपर्ट हमारे जो कमेंट्स हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, ये वो है। जैसे अगर मैं बोलूं कि कौन कौन से ग्रुप्स ने लिए हैं, हिंदुस्तान टाइम्स है, आज तक, बिजनेस स्टैंडर्ड, NBT,
मिंट, ईटी नाउ, गुड रिटर्न्स, आउटलुक, डीएनए, एफपीएसबी। सो इसमें प्लान योर वर्ल्ड चैनल आप जानते ही हैं इसके बारे में, एंड वी डिस्कस दिस वन नाउ। द सोर्सेज ऑफ ऑल्टरनेटिव। बस एक ही दे। अभी अगर क्लैरिटी आ गई हो कि ऑल्टरनेट इनकम की बात मैं क्यों करता हूं, बिकॉज देयर आर 5% और 10% फॉर्चुनेट पीपल जो भाग्यशाली हैं, जिनका कि बिना किसी प्रेशर के भी, बिना किसी दिक्कत के भी रिटायरमेंट हो जाएगा। अगर आप उन 90-95% में से हैं जहां पे हमें ऑल्टरनेट इनकम की ही जरूरत है, या फिर आप अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो उनके लिए आगे का पूरा जो डिस्कशन है आज का वो उसके ऊपर चलेगा। सो यहाँ पे दीपक सिंह जी, कोई क्वेश्चन है आपका? पहले रखे अखबार भी लेते ही कर लीजिए। कूड़ा के लिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि कमर्शियल का कॉर्पस जो होता है वो लोकेशन, टाइप ऑफ बिजनेस, एरिया, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, राइट? तो हर बार मंथली मतलब एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय 7 का फार्मूला चलेगा? एक्चुअली देखिए, यहीं पे एक बात आती है। आप 2 दिन से हमारे साथ हैं, ठीक है? पहले प्लानिंग देन इन्वेस्टमेंट। सो कमर्शियल जब लेना हो तो टेनेंट देख करके कमर्शियल लिया जाता है, ना कि सिर्फ लोकेशन। मैं लोकेशन के साथ सबसे पहले देखूंगा हु विल बी द एंड यूजर। अगर वो टेनेंट बड़ा नहीं है, आई विल नॉट इन्वेस्ट। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। बट अगर टेनेंट बड़ा है तो जैसे बड़े टेनेंट्स क्या होते हैं, जो मल्टी ब्रांड रिटेल शॉप्स हो गई, कुछ रेस्टोरेंट्स हो गए, तो उस लेवल के इन्वेस्टमेंट। हाँ, हम अगर प्राइवेट रेस्टोरेंट है, मल्टी ब्रांड, अगर बड़ा कोई फूड चेन है, आप रेस्टोरेंट मत बोलिए, फूड चेन बड़ा है तो दे देंगे या खरीद लेंगे, या कोई बड़ा कंपनी है, एमएनसी उसमें है, बैंक है कोई, तो ले लेंगे। छोटा कुछ भी है तो नहीं लेते। हम अभी डिस्कस करेंगे, ये कमर्शियल वाला डिटेल में डिस्कस करूंगा अभी। ओके। सो प्रोफेशनली सेल्फ एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूं कि ये क्या चीज है, आप जो भी चीज जानते हैं, जब अभी जैसे अभी जायसवाल सर ने कहा कि उनके पास 50 से लेके 57 तक राइट जॉब नहीं थी, तो अगर आपकी कोई स्किल सेट है तो उसी के इर्द गिर्द, उसी के अराउंड ही हमको अपना बिजनेस कोई ना कोई प्लान करने की जरूरत है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्लान करने की जरूरत है। सो इसको किया जा सकता है, एंड इट इज सिंपल। थोड़ा सा उसमें मेहनत लगती है, लेकिन बहुत ज्यादा रिटर्न दे जाता है। दूसरा, आपका रिटायरमेंट को 65 तक खींच ले जाएगा, तो 65 तक खींच ले जाएगा तो हो सकता है आपका सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाए। सो इसलिए इसको जरूर करना चाहिए। जो भी प्राइवेट हैं उनको तो जरूर करना चाहिए। देन बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनके पास बड़ा कैपिटल हो। देन फ्रेंचाइजी बिजनेस कम कैपिटल से बट स्किल सेट रिक्वायर्ड है, तो इसको डिटेल में डिस्कस करें। एंड कमर्शियल, सो इस पे भी बात करेंगे हम लोग। सो स्टार्टिंग विद म्यूचुअल फंड्स। सो म्यूचुअल फंड्स में एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखिएगा, व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर में आपको कभी भी ध्यान रखिए कि जब शुरुआत कर रहे हैं तो अगर कॉर्पस आप बनाने जा रहे हैं और वहां से एसडब्ल्यूपी लेंगे, सो पैसा विड्रॉ कब करेंगे? जैसे जैसे आपकी उम्र रिटायरमेंट के पास आएगी, क्या रिस्क टेकिंग कैपेसिटी सेम रहती है? सो एक मैं बात कर रहा हूं, बहुत पुरानी बात है, 2008-9 की बात है। एक सज्जन ने हमको कांटेक्ट किया किसी के माध्यम से और कहा कि मुझे 27 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, बॉन्ड का पैसा है और ये पैसा मुझे आपके यहाँ पे लगाना है म्यूचुअल। सो मैंने उनको देखा, बोले बस मैं तो इससे पैसा बनाना चाहता हूँ, दुनिया बना रही है, मैं भी बनाना चाहता हूँ। तो मुझे समझ में आ गया कि ये नए नए हैं, अभी दिक्कत हो जाएगी। सो मैंने कहा कि अंकल इसमें रिस्क होता है, बहुत डराया उनको मैंने। सो फिर हम लोगों ने ये बात कही कि आप 10 लाख रुपए MIP फंड में, हाइब्रिड फंड में डाल दीजिए। हाइब्रिड फंड में जब डाल रहा हूं तो ये बात की एकदम फुल क्लैरिटी है कि 2.5 लाख रुपया ही इन्वेस्ट हो रहा है। सो टोटल में इन्वेस्टमेंट वाज 2.5 लाख इन इक्विटीज। 17 लाख रुपए हमने पहले ही इन्वेस्ट करवा दिए बॉन्ड में, और 10 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए, और वो 27 लाख इक्विटी डालना चाहते थे। बोले इक्विटी खेलना है। अब बाजार गिरी, 7 दिन के बाद बाजार गिरी, तो आंटी का कॉल आया और मुझे बुलाया। अब मैं वहां पे पहुंचा
तो उनके सर पे आइस पैक रखा है, 45,000 रुपए का नुकसान दिख रहा। बोलते हैं विप्लव जी सारी न्यूज बोल रही कल और गिरेगी, आप कल के कल निकाल दो, क्या करोगे आप? एट द एज ऑफ, बहुत जिम्मेदारी से इस बात को समझिए कि एट द एज ऑफ 60, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आपकी जो भी है एज, उस एज पे आपके विद ड्यू रिस्पेक्ट मेरा एक सवाल है, जब आप 30 साल के थे तो जॉब को कैसे पैरों के ठोकर पे रखते थे? जब 30 साल के थे तो अरे देख लूंगा नहीं, मतलब तुम्हारे हाथ धोने के लिए। आज क्या लगता है 40 की एज पे 4 धमकियां बॉस ने दे दी, करियर नैरो हो गया, प्राइवेट में डर आ गया, बहुत सारी जगह पे अलग अलग चीजें हमने देखी है, हमारा रिस्क प्रोफाइल बदलते हुए देखा है, आपने अपना अपना रिस्क प्रोफाइल बदलते हुए महसूस किया है। हर बार द डे यू आर 60, मुझे सिर्फ इतना बता दो आप कि आपका 2 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है इक्विटी में, और बाजार यूं गई, और आपको टीवी पे आपने सुना कि कल सुबह बाजार गिर सकती है, अभी गिरी भी नहीं है, ये सिंपल ऐसा है कि गिर सकती है, और आपको दिखता है कि यूएस की बाजार 10% नीचे गिर गई, आप जोड़ते हो 2 करोड़ रुपया लगा है, 180 हो जाएगा, नींद आएगी रात भर? अगर आपको उस वक्त नींद आती है देन यू आर द इन्वेस्टर ऑफ इक्विटी एट द एज ऑफ 60। अगर नींद नहीं आती है तो कैसे? इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि जब आप म्यूचुअल फंड्स में बात करते हैं एसडब्ल्यूपी लेने की, इट कैन नेवर बी इक्विटी फंड, बैलेंस्ड हो सकता है, हाइब्रिड फंड हो सकता है, इक्विटी नहीं हो सकता, एंड यू नीड टू कम आउट ऑफ इक्विटी। मैंने ऐसे हजारों लोग देखे हैं जो मार्केट गिरने पे पैसा लॉस बुक करके भागते हैं। रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रख के ही चले। जी सोहेल जी। सर मुझे कहना है कि अगर मेरा एज अभी 31 ईयर है और मेरा डॉटर अगले महीने फर्स्ट एनिवर्सरी आएगी, मेरे डॉटर का बर्थ एनिवर्सरी फर्स्ट। मैं चाहता हूँ अगर मैं स्मॉल कैप में थोड़ा सा पैसा अगर लंबी समय के लिए, अभी इनकम की बात कर रहे हैं आप, उस पे क्वेश्चन आंसर में पूछ लीजिएगा। अच्छा अभी जी क्वेश्चन आंसर में पूछ लीजिएगा आप उसको। जितने भी लोग म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं वहां पे याद रखिए कि रिटायरमेंट से मुझे 3 साल पहले 5 साल पहले पैसा निकालना है, इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। अदरवाइज रिस्क टॉलरेंस आपका अपना बदलता है। कोविड में कितने लोग आप में से हैं जो म्यूचुअल फंड के, कितने भी लोग म्यूचुअल फंड के बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, याद करिए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड में जब लॉकडाउन लगा जाके इन्वेस्ट किया? एनीवन? आप इतने लोगों में कितने लोग निकल के आ रहे हैं? एक, दीपक सिंह जी के अलावा किसी ने नहीं लगाया। 2, कितने? जिस दिन लॉकडाउन लगा उसके अगले दिन जाकर के इन्वेस्ट किया। याद रखिए इस बात को कि अगर बाजार गिरने पे आपका रिएक्शन इन्वेस्टर का है, देन यू हैव द राइट अप्रोच। मेरा नहीं चल रहा, मैंने पे नहीं कराया। ठीक, रुक जा, फिर थोड़ी देर में करते हैं। इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, ये रोलर कोस्टर है, जायंट व्हील जैसा है, जिसको जो ठीक लगे, ठीक है ना। यहां से याद रखिए डेट इक्विटी रेशियो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, लोअर साइड पे रखना पड़ेगा। जितने भी लोगों ने कोविड में लगाया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इक्विटी इन्वेस्टर। 2 बातें हो सकती है, या तो आपकी एज कम थी या फिर उस वक्त रिस्क लेने का दिल था। तो अगर दिल था रिस्क लेने का तो आप जरूर अच्छे इन्वेस्टर हैं। एज कम थी तो एज कम पे तो सभी का होता है, इसको इस तरह से ही लेके चले। म्यूचुअल फंड कैलकुलेशन पे याद रखिएगा, जब भी हम एसडब्ल्यूपी की बात करते हैं तो एसडब्ल्यूपी कैन बी फ्रॉम हाइब्रिड इक्विटी फंड। लिख लीजिए इसको, हाइब्रिड इक्विटी फंड कैटेगरी।
जहां पे 30-70, 25-75 इस तरह का हो। देन हम लोग बात कर रहे हैं रेंटल इनकम की। सो म्यूचुअल फंड पे हम कल भी बात करेंगे, रेगुलर और डायरेक्ट कैसे करेंगे वो हम कल बात करेंगे उसके ऊपर। सो आज हमारा इनकम के ऊपर है डिस्कशन। सो रेंटल इनकम की जब बात आती है तो कुछ आपको बेसिक प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, और यहाँ पे भी अगेन दिमाग को एकदम रीसेट कर लीजिए। देखिए, कंपार्टमेंट्स बना लीजिए, पार्ट्स में पढ़ लीजिए इस चीज को। सो ये एक अलग हिस्सा है एकदम। इसको शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इससे पहले ये सुना ही नहीं। सो ध्यान से देखिएगा, जब हम रेंटल की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेंटल इनकम इज द क्वालिटी ऑफ टेनेंट। आपका जो टेनेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस वक्त इस बात को एकदम मन में क्लैरिटी के साथ बैठा लीजिए कि टेनेंट के अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं। आपको भाड़ा कौन देगा? आपको भाड़ा देगा टेनेंट। सो अगर मेरा टेनेंट एक पत्रकार है, मुझे नहीं चाहिए। मेरा टेनेंट वकील है, मुझे नहीं चाहिए। सो पुलिस वाले हैं, मुझे नहीं चाहिए। सो नेगेटिव प्रोफाइल्स आर देयर। सो लॉट मेनी नेगेटिव प्रोफाइल्स आर देयर। इंडिविजुअल आदमी नहीं चाहिए मुझे टेनेंट चाहिए एकदम साफ सुथरा टेनेंट। मेरे रिटायरमेंट का पैसा है भाई। सो इसमें डोंट्स बहुत हैं, ध्यान रखिएगा। अब जो मैं बात कर रहा हूं, सो डोंट्स बहुत ज्यादा हैं और डूज। सो आपके केस में यहाँ पे डूज बहुत कम है और डोंट्स बहुत ज्यादा है। तो मैं डूज पे आ रहा हूं, बाकी सब कुछ आपको चेक करना पड़ेगा, एक अच्छे वकील से चेक करना पड़ेगा कि आपको करना चाहिए या नहीं। सो यहाँ पे आप कोई भी अच्छी चीज लेते हैं, एमएनसी आती है, बैंक आता है, कोई भी स्टैंडर्ड बड़ा बैंक आता है, 5 करोड़ रुपए से नीचे का इन्वेस्टमेंट नहीं होता आज की डेट में। 2 करोड़ का भी हो सकता है, अगर सम्मानजनक कोई रिटेल ब्रांड आ जाए तो वो भी 2 करोड़ मिनिमम लगेगा। ठीक, इसमें मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। अगेन, द पीपल हु आर इन बैंक, नंबर 1, द पीपल हु आर इन गुड जॉब, जिनकी इनकम ज्यादा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। दिस स्ट्रैटेजी कैन बी फॉर सम पीपल, बट कैसे रिटायरमेंट बहुत कम पैसों से होता है देखिएगा। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। सो मैं अभी इस पे पेन चला नहीं पा रहा हूं। सो मैं पहले दिखा देता हूं, फिर आपको पेन लगा देंगे उस पे। ये स्पेंसर्स था। तो स्पेंसर्स का रेंट जो आता था 74,000 रुपीज मंथली था। 1 करोड़ की वैल्यूएशन बिल्डर ने लगाई, 1 करोड़। एसेट वॉज ऑफ 80 lakhs ओनली। हमने 1 करोड़ रुपए में उसको लिया। डाउन पेमेंट 35 lakhs हमारे पास था, बाकी पैसे नहीं थे। तो बैंक से कांटेक्ट किया गया। इस चीज को बोला जाता है, लिख लीजिए अपने पास, रेंट डिस्काउंटिंग। इट्स अ टर्म इन बैंकिंग सिस्टम, रेंट डिस्काउंटिंग। सो बैंक क्या करता है, ये जो 74,000 आना है ना, इसी को ईएमआई में कन्वर्ट कर, इसी को ईएमआई मान लेगा। सो एक एस्क्रो अकाउंट खोल देगा। एस्क्रो अकाउंट में स्पेंसर्स रेंट डालेगा, जो ईएमआई बनेगी कटेगा, उसके बाद जो पैसा एक्सेस है वो ओनर यूज करेगा। तो समीकरण ऐसे बने, इक्वेशन इन टोटल की 15 साल का लोन है, 72,000 की ईएमआई बनी। सो आप अगर देखें तो 1 करोड़ के एसेट पे 74,000 का रेंट, 72,000 की ईएमआई, 2,000 रुपए महीने का बचने लगा। अब आप अगर साल दर साल देखें तो 15 साल का टोटल ईएमआई, 15 इयर्स की ईएमआई, और 15 साल की ईएमआई के बाद ये एसेट हो गया डेट फ्री 100%। बैंक को ईएमआई जाना हो गया बंद। और यहाँ पे अगर देखें तो ये शख्स सिर्फ और सिर्फ 35 लाख रुपए के साथ ये बंदा फाइनेंशियली फ्री हो गया। ही वॉज अ डॉक्टर, बड़े डॉक्टर थे। रिस्क क्या था, अगर स्पेंसर पहले छोड़ देता तो भाई बैंक की ईएमआई तो जाएगी ना। सो 2 साल का लॉक इन था यहाँ पे। सो ऑल
that we needed to do was कि 2 साल के बाद का हमारे पास में फंड्स हो कि अगर बैंक अगर वो छोड़ देता है 6 महीने से साल भर का पैसा हो कि ईएमआई पॉकेट से देनी पड़ेगी नेक्स्ट किराएदार लाने तक। सो यहाँ पे इमरजेंसी फंड सही चाहिए था अपने आप में, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 35 लाख से रिटायरमेंट। 35 लाख से रिटायरमेंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अगर किसी को भी मैं यहाँ पे मैं दिखाऊं हम लोगों ने एक बात की थी, मेरे को यार तो इसको नहीं, क्या नाम है इसका, हमने ये बात की थी कि आज की डेट में करता है तो 15,000 रुपए। क्यों? आपको पता है 1 करोड़ का एसेट है तो उस पर से 65% का लोन हो जाएगा। आपके पॉकेट से कितने रुपए लगे? 35 लाख। आज भी अगर ये स्ट्रेटेजी को यूज कर ले तो आपके पॉकेट से 35 लाख ही लगने टोटल रिटायरमेंट का। सो आपके पास अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से जब आप मैच कराते हैं तो आपका रिटायरमेंट की स्ट्रेटेजी बदल जाती है। अगर ये शख्स इस एसेट को छोड़ दे तो दुनिया का दूसरा कोई एसेट इस वक्त नहीं है जिसके ऊपर बैंक का पैसा लगा के आप रिटायर। आपने क्या किया? उस स्ट्रेटेजी में लोन के पैसे से आपने रिटायरमेंट किया, आपने अपने पैसा यूज ही नहीं किया, आपने अपना पैसा 35-40% लिया, बाकी सारा पैसा बैंक का था। म्यूचुअल फंड, शेयर्स, यू कैन नॉट यूज बैंक्स मनी। इसको ध्यान में रख करके डिसीजंस लीजिएगा जब भी डिसीजन लीजिए। इफ यू हैव होम लोन तो आपकी वेल्थ बहुत जल्दी बढ़ती है। इसी वजह से होम लोन का प्रीपेमेंट नहीं करना चाहिए। जितने लोग होम लोन का प्रीपेमेंट करते हैं ना, वो रिटायरमेंट को 20-30 साल आगे फेंक देते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? मैं आगे बढ़ूं फिर। क्या भारत में तेरे प्रोजेक्टर है यार उसका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से नहीं हो सकता सर। रेसिडेंशियल में पैसे ही कितने मिलते हैं, ऊपर से जो टेनेंट प्रोफाइल है वो चाहिए ही नहीं। अगर रेसिडेंशियल में है, उसने कहा मेरी जॉब चली गई 2 महीना मुझे मत निकालिए, निकाल पाओगे आप? बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। जितने पैसे रेसिडेंशियल में मिलते हैं रंगाई पुताई के ही पैसे मिलते हैं। सो कोई मतलब नहीं है उसका। 2% इज द रेसिडेंशियल के जो रेसिडेंशियल एसेट से जो इनकम आती है ना, दैट इज 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। और कमर्शियल पे दैट वैल्यू इज फ्रॉम 6 to 9%। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं दोबारा फिर आऊंगा उसके ऊपर। मनीष सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसमें रेंट डिस्काउंटिंग में आपका सिविल स्कोर से कोई लेना देना ही नहीं है। रेंट डिस्काउंटिंग में पैसा कौन दे रहा है? मान लीजिए मैंने पेंटालून्स का शोरूम खरीदना है तो पैसा तो पेंटालून दे रहा है ना, आपसे क्या लेना देना मुझे? मैं क्यों बोला? जो ऑल्टरनेट इनकम असल में है, मिडिल क्लास डजंट नो अबाउट दैट। आप में से कितने लोगों को ये बात पहले से पता थी? अरे पेंटालून की प्रोफाइल देखेगा कि मेरी प्रोफाइल देखेगा? आप सोचो इस बात को। एक ऐसी चीज अगर आपने जीवन में ली है, पूरा वंश बदल जाता है आपका, पूरा वंश। हमारे मिडिल क्लास में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ा लिखा करके फॉर्म पकड़ा देते हैं, बस पढ़ाई करे वो। फार्म लैंड पे नहीं होगा। इनकम चाहिए, इनकम वाले एसेट, इनकम वाले एसेट। देखिए ध्यान रखिए एक बात को, मैं क्लियर कर देता हूं कुछ बातें, आप लोग मिक्स मत करिए इसमें। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में बाकी एसेट्स खराब हैं। सारे एसेट्स अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी चाहिए, बात समझिएगा, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी चाहिए, यू नीड
इनकम जनरेटिंग एसेट। अब फार्म लैंड पे आप ईएमआई कहां से दोगे? शर्त क्या है मेरी? मैं लोन लूंगा, ईएमआई मैं नहीं दूंगा। मेरा रिटायरमेंट कैसे पॉसिबल है जल्दी अगर मैं ईएमआई ना दूं? कौन देगा? टेनेंट। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने यूट्यूब की एक आध वीडियो में भी इसको बोला हुआ है। आपके घर में रो हाउस है, आता हूं आपके पास मनीष जी। सो दिस इज रो हाउस, इसमें सिंगल स्टोरी बना हुआ है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, ठीक। मैंने एक क्या करना है, मैंने लोन लिया, होम लोन लिया बैंक से, मैंने एक टेनेंट ढूंढा। अब लोन से ये छत बनी, घर बना, टेनेंट इसका ईएमआई भरेगा, पॉकेट से क्या पैसा लगा मेरा? आप सोचो, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर, आप स्थिति सोचो, 15 साल का लोन लिया आपने, 15 साल में ये टैक्स, ये पूरा फ्री हो गया, होम लोन में भी पैसे बचे आपके, टैक्स बचाया आपने। कोई फाइनेंशियल एडवाइजर, कोई बैंकर बैठ के आपको ये बताएगा? अनलेस देयर इज अ ट्रांजैक्शन, क्यों बताएगा? क्योंकि उसको तो प्रोडक्ट सेल से ही मिलना है। गेटिंग माय पॉइंट? सो इसी तरीके से आपको हर जगह पे इनकम जनरेटिंग एसेट चाहिए। जी मनीष जी। सर दैट मीन्स कि मतलब सर, अगर सपोर्टेड हम कोई प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हैं तो उस टाइम मुझे साथ साथ मेरे को स्पॉन्सर भी चाहिए होगा, मतलब कि जो उस प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करने वाला, मतलब मनीष जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये सारी प्लानिंग एक बार में होती है। ओके। हमारे यहाँ हम लोगों की आदत क्या है, बुरा मत मानिएगा, मतलब आपने जो उठाया, आपके माध्यम से सबको बोल रहा हूँ। हम पहले जमीन ले लेंगे, फिर ढूंढेंगे कहीं कुछ और ना। सबसे पहले टेनेंट डिसाइड होता है मनीष जी, और टेनेंट के लिए बनता है। आई हेल्प एन एमडी, वो अपने यहाँ पे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आपने अगर सुना हो लखनऊ का में क्लार्क्स अवध है, तो क्लार्क्स होटल क्लार्क्स करके ला है अपने यहाँ। मैं अड़ गया, मैं बहुत सारे एमडीज का एडवाइजर हूँ बेसिकली। सो मैं अड़ गया और मैंने वहां पे जेंट्री के ऊपर बात की कि ये प्रीमियम होना है। आई इंट्रोड्यूस लेमन ट्री। क्लार्क्स होटल और लेमन ट्री में डिफरेंस है? बिल्कुल सर। किस लेवल पे? जमीन के लेवल पे। बिल्डिंग बना के नहीं होता, जमीन के लेवल पे तय होता है। अब स्पेसिफिकेशन उन्होंने दिए, आप समझिएगा बात को। लेमन ट्री गेव अस पूरा का पूरा जो, एक मिनट में सबको म्यूट करता हूं आप। सो लेमन ट्री ने सारे स्पेसिफिकेशंस दिए, एक झूमर भी कैसा लगेगा डिजाइन उन्होंने दी। हम कैसे सोच लेते हैं कि हम चीज बना लेंगे और कोई दूसरा यूज कर लेगा? पॉसिबल ही नहीं सर। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आ सकती है ना, सपोर्टेड कि सर हम ऐसा प्रॉपर्टी चूज कर रहे हैं, हमने वो ढूंढ के निकाला, उसमें स्पॉन्सर भी लेके आए, उनको लगेगा कि ये तो मेरे लिए एक गलत डील हो जाएगा। तो मैं 24,000 रुपीज दे के सपोर्टेड ये ले रहा हूँ, तो मैं 35 लाख, ये प्रॉपर्टी मेरे लिए हमेशा के लिए हो सकती है, तो वो डील मेरे से हाथ से भी जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है इसमें। नहीं, इसमें आप क्या करते हो, देखो मैंने आपसे एक बार, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन एक पूछा है इसके अंदर में, तो थैंक्स। मेरे से ये किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि भारी हो जाता, मैंने बताया। मैंने कहा कि उसमें 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, 80 लाख वाली प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बेची। आपने नोटिस किया था, मैंने बोला था एक 80 लाख वाली एक में। जी सर। बिल्डर वो प्रीमियम लेता है ना, हमें देना पड़ता है। भाई हमने तो बनाया नहीं। तो बिल्डर वो जब अगर वो ले आया तो फिर वो प्रीमियम कमांड करे। बाजार मार्केट इसी को बोलते हैं ना। बराबर, उनका भी फायदा हो गया इसमें। उनका फायदा हो गया तो वो रुकते हैं आपके साथ, आपको फेवरेबल डील देनी पड़ेगी। ओके। वहां पे दूसरी, मैं बताता हूँ, वहां पे बेसिकली क्या होता है, निगोशिएशन होता है। तो वहां पे दूसरी पार्टी थी जो 95 लाख दे रही। सो मैंने क्लाइंट से बोला कि बॉस, ये हमारे जीवन में दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी और आपको तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, जितने पैसे देने हैं दो। तो उसने, बिल्डर ने बोला 1 करोड़ 3 लाख। फिर हम लोगों ने सिंपली ये बोला कि नहीं, 1 करोड़ दो, ना तेरी ना मेरी, 1 करोड़ दो, खत्म करो बात को। सो वहां पे फिर 1 रुपए के सिक्के के साथ किया था, रात के 10 बजे के आसपास, और सुबह पैसा उनको जो भी ऑफर करना था दे दिया गया।
ओके सर। सो ये चीजें लास्टली तो फिर आपको डील करना पड़ता है ना। बिल्कुल सर। सो याद रखिएगा, यू नीड अ गुड लीगल टीम फॉर दिस। विदाउट लीगल टीम ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने चाहिए। बिल्कुल सर, इसके लिए वास्ट नॉलेज की जरूरत है सर, मतलब आप मार्केट में पकड़ भी होनी चाहिए उस हिसाब से। आप देखिए, आप किसी के पास जाओगे, आप बोलोगे मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन मना कर देगा? हाँ बिल्कुल सर। सो अगेन दैट प्रिंसिपल अप्लाइज एवरीवेयर। जी सर, थैंक यू सर। सो हम लोग चलते हैं वापस से। देखिए, आप अपने एडवाइजर होते हो तो ज्यादा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि आप किसी प्रोडक्ट से चिपके नहीं होते हो, बस इतना ध्यान रखिए। नाउ दिस इज अबाउट बीइंग प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जायसवाल साहब, आप देखिए इसको ध्यान से। सो इसमें कुछ बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एंड द पीपल हु एवर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ सभी लोगों से, कितने लोग प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इंटरेस्टेड हैं? कितने लोग नहीं इंटरेस्टेड है? जरा नो लिख। जितने लोग इंटरेस्टेड नहीं है वो नो लिखते हैं। संतोष जी का आया, और मुझे नो चाहिए अभी। यस तो बहुत होंगे, नो चाहिए। एक बहुत तीखा और बहुत ही कड़क सवाल है यहाँ पे, 60 के बाद जीवन में क्या? 60 के बाद जीवन में क्या? ये सवाल अपने आप से अगले जितने लोगों ने भी नो लिखा है ना, वो आप प्रोफेशनल हैं तो सर फिर तो यस ही होगा ना, ऑलरेडी आप हैं तो। याद रखें इस बात को, जितने भी लोग रिटायरमेंट की बात करते हैं, 60 के बाद क्या करना। सो वी नीड टू प्लान इट। 8 घंटा क्या करेंगे? मैम से लड़ाई करेंगे क्या 8 घंटा? 60 के बाद क्या करेंगे? उसकी बजाय हम लोग काम कर लेते हैं, कुछ ना कुछ जीवन को मीनिंगफुल बना लेते हैं, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इनकम की भी बनती है अपने आप। क्या होता है, आप अपने जो भी स्किल सेट आपका है, आप उसको सबसे पहले देख लीजिए कि आपका स्किल सेट क्या है। जनरली मैं फर्स्ट डे पे असाइनमेंट देता हूं, कल नहीं दिया था क्योंकि कैलकुलेटर दिया था आपको। एक छोटा सा एक्सरसाइज आप सबने करना चाहिए, एंड दैट इज, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको भी ये करना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। आपके कोर कॉम्पिटेंस में, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी जो भी शख्सियत है, उस शख्सियत में प्रोफेशनल स्किल से रिलेटेड जो भी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, इसको आपको जरूर अपने आप में चेक करना चाहिए। ठीक, नंबर 1। एस इज स्ट्रेंथ। अब आपने क्या करना है, अगर ये स्ट्रेंथ आपकी ऐसी है जिसके कि लोग इसके कोई पेन को सॉल्यूशन देता है, पेन का सॉल्यूशन देता है, लोगों की कुछ प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन इसके जरिए निकलता है, तो यू विल जनरेट मनी। आप इससे मनी जनरेट करेंगे। आइडिया कैसे आएगा? जिनको 0 आइडिया है वो 2 से 3 महीने में बना सकते हैं, जिनको ठीक ठाक आइडिया है वो 7 दिन के अंदर शुरू कर सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ, सचिन तेंदुलकर साहब जब बॉलिंग करते थे तो एक न्यूज बनती थी कि सचिन तेंदुलकर ने भी बॉलिंग की। अच्छी बात है, गुड टू नो, ठीक है, सुन के अच्छा लगा। क्या बॉलिंग के दम पे वो सिलेक्ट होते हैं इंडिया टीम में? इस जन्म में तो नहीं होते। व्हाट इज ही नोन फॉर? ही इज नोन फॉर हिज बैटिंग। आपकी स्ट्रेंथ जो है उसको इतना मजबूत कर दीजिए, इसी के इर्द गिर्द बिजनेस कर लीजिए। अब आपकी एक 40 है, 45 है, 60 है, इस दौरान बेस्ट पार्ट क्या है? आपका स्किल इज नॉलेज। नॉलेज एक पार्ट है और आपके पास एक एक्सपीरियंस है। इन दोनों को मिक्स करके एक बिजनेस कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की चीजें कर सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों को इंटरेस्ट होगा तो सेशन खत्म होने के बाद हम 5 मिनट 10 मिनट इस पे बात कर सकते हैं।
सो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स फॉर मी। तो इस पे हम बात कर सकते हैं डिटेल में, बिकॉज हमने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस पे इनकम बनाया है, बट आसान नहीं होता। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। आप में से जितने भी लोग हैं, हाँ सही से रहेगा तो हम भी सही से रहेंगे, नहीं तो हम भी किसी के लिए भी मैं तो प्लान नहीं दे सकता ना। टाइप कर लेटर आप एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर के पास जा करके आप जो सवाल पूछते हैं उसका आंसर आपको ही निकालना होता है लास्टली। सो इस बात को ध्यान में बैठाइए कि अगर ये चीज करनी है तो आप कर सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग है, सबसे ज्यादा पैसा इसके इर्द गिर्द बनता है। कितने पैसे बन सकते हैं? करोड़ों रुपए बन सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? थिंक फ्रॉम क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव। आप एक बिजनेस मॉडल बनाते हैं जिसमें, सो मैं ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं, जायसवाल जी आप इसको सोच लीजिए। हमने ये प्लेटफॉर्म आप जिस लोगों के लिए ही बनाया है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं हम इस प्लेटफॉर्म पे क्या क्या करते हैं। हमने कोविड के दौरान एक मेरे पास एक कॉल आया कि वो एयरटेल में इंजीनियर थे, और सॉरी वो इंजीनियर थे और उनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। वो अब एयरटेल में वो सुपरवाइजर हो गए सिक्योरिटी, और वो जॉब भी उनकी नहीं चल रही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे कुछ बताइए जो काम मेरी वाइफ कर सके। सो हमने एक 5 स्टार के शेफ को इनवाइट किया कि एक लेडी हाउस वाइफ स्विगी पे किस तरीके से वो अपने लिए फूड सर्व करे, अपने लिए पैसा अर्न कर पाए। सो वेज बिरयानी हो, व्हाइट पास्ता हो, रेड सॉस पास्ता हो। सो इसकी एसओपी मांगी और वो आए और उन्होंने समझाया। सो हम इस प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की चीजें करते हैं बिकॉज हमें पता है बहुत ज्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम होने वाली है। सो इस बात को ध्यान में रखिए कि आपके नॉलेज के इर्द गिर्द आपको जो भी बिजनेस बनाना है उसके लिए सबसे पहले कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से आप इसको शुरू करिए। सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ऑफर लिखना पड़ेगा आपको। ऑफर वैल्यू एडिशन टू कस्टमर्स, जिसके वो पैसे दे। कन्वीनियंस नहीं चाहिए, कन्वीनियंस नहीं चाहिए। कन्वीनियंस क्या होती है? सहूलियत मिल गई नहीं। जिसके जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपसे, पॉलिसी बाजार आपको इंश्योरेंस के प्राइस कंपेयर कराता है। ठीक, इस सेशन में और पॉलिसी बाजार में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है? ये मेंटल लेवल पे है। देयर इज अ वैल्यू एडिशन। जी दीपक जी, हम वो मैकेनिज्म सीख सकते हैं जिससे कंपेयर करना है। वो प्राइस कंपेयर करा रहा है, वो और कुछ नहीं कराता। एग्रीगेटर है। आप मेंटल लेवल पे क्वालिटेटिव बात कर रहे हैं, वो क्वांटिटेटिव बात करता है। दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस हो गया। सो आपको अपना मॉडल ऐसा बनाना होता है जिसमें वैल्यू नजर आए, आदमी रुके उसके साथ में। प्राइस कंपैरिजन है तो आप मिंट पे चले जाओगे। आप भाई एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने पॉलिसी बाजार से अपने सारे टाइप खत्म कर दिए ना। अब एचडीएफसी तो नहीं बेच सकता वो। सो होता क्या है, जब आप वैल्यू बेस्ड काम करते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। सो वो अपॉर्चुनिटीज आपको निकालनी पड़ेगी। क्रिएट पॉलिसीज अराउंड दिस ऑनर। सो एक बार आपने वो पॉलिसी निकाली, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, डॉक्टर प्रमोद अगर आप अपना वो बता सकें आपका डोमेन कौन सा है। इफ यू आर इन मेडिकल प्रैक्टिस तो मैं एग्जांपल दे सकता हूं एक दो। लामा छोड़ जो काम पड़ती है। लामा चौड़ इसमें है ना यार, रजवानी के अंदर है इसमें। हाँ, लामा चौड़ चौकी के अंदर इंचार्ज सहित पूरा स्टाफ खेल रहा था जुआ, अचानक से एसपी सिटी आ गया। तो आपका मतलब फील्ड कौन सी हुई? जैसे आपका पीडियाट्रिशियन है, आप जनरल सर्जन है, फिजिशियन है, मेडिसिन है आपका। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं डॉक्टर साहब। सपोज आप 60 के बाद में आपका एनपीए आता होगा, अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते अगर एनपीए होगा तो। वो 26 में जाना होगा फिर।
साइकोलॉजिस्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बच्चों से रिलेटेड एग्जाम के टाइम पे जो प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड आप एक मॉड्यूल बना सकते हैं, कोर्स डिफाइन कर सकते हैं पेरेंट्स के लिए ऑन पेरेंटिंग, क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी होती है। सो इफ यू क्रिएट अ पैकेज और उसको आप ऑनलाइन सेल करते हो तो इंडिया में कितनी आबादी होगी जो लेना चाहेगी। टीनेजर्स के जो पेरेंट्स हैं वो परेशान हैं आज की डेट में, आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो आप तो बहुत आराम से इन चीजों को बना सकते हैं। सो अगर आप साइकोमेट्रिक टेस्ट बना देते हैं बच्चों के असेसमेंट का, खेल खेल में अगर पेरेंट्स को पता चल जाए कि हमारा बच्चा डिप्रेशन में है किसी भी तरीके के, तो इससे बढ़िया कुछ हो सकता है। इस तरीके की कोई भी चीज बनाई जा सकती है, उसको मार्केट करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि आपने साइकोमेट्रिक एनालिसिस टेस्ट बनाया, अब आपने पेरेंट्स को ध्यान में रख के बनाया, तो हु इज द बायर? पेरेंट्स। मतलब मैं ये नहीं देख पा रहा और पेरेंट्स किस लिए बॉदर्ड है कि मेरा बच्चा कहीं गलत संगत में तो नहीं है। साइकोमेट्रिक एनालिसिस आपका पीरियोडिक है, आप क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन भी रख सकते हो। पॉइंट इज कि आप इसी के इर्द गिर्द आप सारी चीज बनाते हैं। देन लर्न मार्केटिंग, आप घर घर तक कैसे पहुंचोगे? उसके लिए मार्केटिंग स्किल्स, ये भी आपको ही सीखनी पड़ेगी। इंडिया में लोग नहीं है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लोग इंडिया में नहीं है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। लर्न योर डोमेन, आपके डोमेन में आपसे बढ़िया फिर कुछ नहीं चाहिए। अगर वहां पे कुछ कमी है तो उसको पूरा करना पड़ेगा। देन लर्न सेल्स, मार्केटिंग और सेल्स में एक बहुत महीन सा डिफरेंस है। जहां पे मार्केटिंग खत्म होती है वहां से सेल्स शुरू होती है। बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको ये दोनों चीजें थोड़ी बहुत आनी चाहिए। मैं अभी एक बुक बताता हूं, पढ़ लीजिएगा जिनको भी इंटरेस्ट है। देन लर्न फाइनेंस, फाइनेंस आपको पहले पता होना चाहिए। मेरा एक सवाल है आपसे, सपोज यू क्रिएट इनकम, एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए हम में से मैक्सिमम लोग ना वेल्थ बनाने की खाली यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा। सवाल एक है मेरा कि आपके पास में अगर मैं ये बोलूं कि अगले साल 20 लाख रुपए की एडिशनल इनकम बनती है, किस खाते में लेंगे? किसके आईटीआर पे जाएगा? विदाउट प्लानिंग दिस कैन नॉट बी क्रिएटेड। ये बात मन में बैठा लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म पे एक हैंड होल्डिंग प्रोग्राम में है, चंडीगढ़ से हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, he created additional income. So we need to plan ITR. बिना ITR के हम कर ही नहीं सकते। तो भविष्य में क्या होने वाला वो आज प्लान करना पड़ेगा। लर्न वेब ऑपरेशंस, वेब ऑपरेशंस इज लाइक वेबसाइट पे या किस तरीके से आप ऑटोमेट कर सकते हैं अपनी छोटी छोटी चीजों को। इसके लोग भी इंडिया में नहीं है, बहुत मामूली सा काम होता है लेकिन बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। सीखने में कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे। हम लोग नहीं सिखाते हैं, वी नो दिस, बट मतलब ये आपको सीखने की जरूरत पड़ती है। आप इस स्लाइड की फोटो ले सकते हैं आप लोग। मैं हट जाता हूं थोड़ा। एक बुक लिख लीजिए, दैट इज ई मिथ रिविजिटेड। ई मिथ, EMYTH, रिविजिटेड। स्टार्टअप्स के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने आप में बहुत ही अच्छी किताब है। क्या दिख नहीं रहा है? सबको दिख रही है स्क्रीन? जिनको दिख नहीं रहा उनके में कुछ प्रॉब्लम होगी। इरफान जी, आप नेटवर्क का इशू होगा।